हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए रागा का एक कंप्लीट मॉक टेस्ट सॉल्व करवाने वाला हूं। और दोस्तों, यह मॉक टेस्ट बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है और इसमें इंक्लूड किए गए सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। सो आप सभी लोग हमारे साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलना और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपने 30 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन का लेवल होगा हूबहू वही लेवल मैंने यहाँ पर भी मेंटेन किया है। तो आपका टारगेट 30 में से 25 क्वेश्चंस का होना चाहिए। और अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप एग्जाम ग्रुप पर अपलोड कर दिया है। उसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां पर क्लिक करके आप सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है कि मुद्राक्ष की रचना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जो मुद्राक्ष नामक पुस्तक है इसकी रचना की गई थी विशाखा दत्त के द्वारा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी को पारित किया गया था। दोस्तों, जीएसटी लागू किया गया था भारत में किस संविधान संशोधन के तहत? तो इसके लिए संविधान का 122वां संशोधन किया गया था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्योंकि आपके एग्जाम में ऑलरेडी जीएसटी का फुल फॉर्म एक बार पूछा जा चुका है, तो इसे भी आप लोग याद रखना। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 4 नंबर, जल में अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? दोस्तों देखिए, जल में कैल्शियम क्लोराइड की अगर मात्रा बढ़ जाए तो इस वजह से जो जल है वो कठोर हो जाता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन 5 नंबर, निम्न में से कौन सा देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर कदम रख चुका है और यहां पर अपना पहला लैंडर भेज चुका है। इसके अलावा दोस्तों, चंद्रमा पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन चुका है? तो चौथा देश बन चुका है भारत। जिसमें पहले कौन से 3 देश हैं? एक है रसिया, इससे पहले यूएस ने भेजा था, फिर रसिया ने, फिर चाइना ने, और अब जाकर के 2023 में इंडिया ने चंद्रमा पर अपना मिशन लॉन्च किया है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, हाल ही में डैश विश्व कप 2023 का टाइटल मैग्नस कार्लसन ने जीता है। सो गाइज, ये जो मैग्नस कार्लसन है ना, इन्होंने जीता है शतरंज का टाइटल। सो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 7 नंबर, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? दोस्तों, यह जो ऑर्डर, यह जो अवार्ड है वो दिया गया है ग्रीस के प्रधानमंत्री के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, भारत निर्वाचन आयोग ने निम्न में से किसे नेशनल आइकन के रूप में चुना है? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, इसे आप लोग जरूर याद रखना। तो दोस्तों, भारत का जो निर्वाचन आयोग है इसने नेशनल आइकन के रूप में चुना है सचिन तेंदुलकर को। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन अब मैथ्स का है। तो मैथ्स में देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि 34% की छूट देने के बाद वस्तु को 3168 रुपए में बेचा जाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? देखिए, इस वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि जो मार्केट प्राइस है ये अपने आप में क्या होगा? पूरे 100% होगा, तभी ना इस पर कुछ छूट दिया गया। और छूट कितने का दिया गया? तो छूट दिया गया यहाँ पर 34% का। तो दोनों को घटा देने के बाद हमारा वैल्यू क्या आएगा? 66%। यानी कि दोस्तों ऑब्जेक्ट को बेचा गया होगा 66% में। और यह 66% किसके बराबर है? 3168 के बराबर है ना। हमें पता करना है अंकित मूल्य जो कि 100% है। तो अगर 66% 3168 है तो 100% कितना हो जाएगा? 3168 बटा 66 और गुना कर देंगे 100 से। 66 को काटोगे तो यह कटेगा 48 बार में, और 48 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 4800। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑब्जेक्ट का मार्केट प्राइस है 4800 रुपये, जिस पर 34% का छूट दिया गया, तब इसका जाकर सेलिंग प्राइस होगा 3168 रुपये। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया
और उन्हें कुल मिलाकर 1,000 रुपये मजदूरी प्राप्त हुई। पुरुष लड़के की अपेक्षा में 3 गुना कार्यकुशल है, तो लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी होगी? देखिए, एक पुरुष काम कर रहा है और एक लड़का काम कर रहा है और ये दोनों मिलकर के टोटल 5 दिन काम करते हैं, जिसके लिए 1,000 रुपये इन्हें दैनिक मजदूरी मिलती है। हमें लड़के की दैनिक मजदूरी निकालनी है, यानी कि डेली का वेज निकालना है। तो अगर 5 दिनों का वेज 1,000 रुपये है तो एक दिन का वेज क्या हो जाएगा? एक दिन का वेज यहाँ पर हो जाएगा 200 रुपये। यानी कि दोस्तों एक पुरुष और एक लड़का मिलकर अगर एक दिन काम करता है तो उसे टोटल 200 रुपये मिलते हैं। अब क्वेश्चन में कंडीशन ऐड कर दिया गया है कि जो पुरुष है वो लड़के से 3 गुना ज्यादा कुशल है। तो मान लो कि जो लड़का है वो डेली 1 यूनिट काम करता होगा, तो पुरुष कितना यूनिट काम करेगा? 3 यूनिट काम करेगा। और अगर दोनों को हम ऐड करें तो 3 और 1 मिलाकर के कितना हो गया? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट काम के बदले एक दिन में 200 रुपया मिल रहा है, तो 1 यूनिट काम के बदले कितना मिलता होगा? 50 रुपया मिलता होगा। और अगर देखा जाए तो पूरे दिन में लड़का का काम केवल 1 ही यूनिट है ना, यानी कि यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसकी जगह अगर पूछा जाता कि पुरुष का आय एक दिन का क्या है या फिर एक दिन की दैनिक मजदूरी कितनी है, तो आपको पता है कि पुरुष एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं और 1 यूनिट का वैल्यू 50 है, तो 50 गुना 3 करके आप इसका भी निकाल लेते, जो कि हो जाता है 150 रुपये। क्लियर है सभी का क्वेश्चन नंबर 10। तो आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक समान गति से तैरते हुए धारा की दिशा में 5 घंटे में 20 किलोमीटर तथा इतने ही समय में धारा के विपरीत 10 किलोमीटर तैर पाता है। तो धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर तैर पाता है, तो बताइए कि धारा के बहाव की गति क्या होगी? क्वेश्चन में डाउन स्ट्रीम जा रहा है एक आदमी और अप स्ट्रीम जा रहा है। अप स्ट्रीम क्या होता है? धारा के विरुद्ध अगर कोई जाता है तो हम उसे अप स्ट्रीम कहते हैं, और अगर कोई धारा के साथ में बहता है तो उसे हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं। डाउन स्ट्रीम जा रहा है 20 किलोमीटर 5 घंटे में, यानी कि स्पीड क्या होगा जाने का? 4 किलोमीटर पर आवर। और अप स्ट्रीम आ रहा है कितना? 10 किलोमीटर 5 घंटे में, यानी कि अप स्ट्रीम हो गया 2 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों हमसे पूछा गया है कि करंट का स्पीड क्या होगा? करंट क्या हो जाता है? धारा का स्पीड। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले कि शांत जल में नाव का चाल क्या है, उसके लिए निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। तो 4 हमारा डाउन स्ट्रीम हो गया, 2 हमारा अप स्ट्रीम हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 6 होगा और इसे डिवाइड कर देंगे 2 से। तो हमारा जो दोस्तों आपका शांत जल में जो नाव का चाल है ना, या फिर तैरने का जो चाल है वो 3 किलोमीटर हो गया। अब आप ही बताओ, शांत जल में अगर 3 किलोमीटर है और धारा की दिशा में 4 जा रहा है, धारा के विपरीत 2, यानी कि इसमें 1 ऐड किया जा रहा है, तब हमारा क्या निकल कर आता है? डाउन स्ट्रीम। और 1 माइनस करने पर अप स्ट्रीम निकल के आ रहा है। तो एक ये जो प्लस या माइनस हो रहा है वो क्या है? वो है आपका करंट का स्पीड। क्योंकि शांत जल में मान लो कि नाव चल रहा है 20 किलोमीटर की रफ्तार से और धारा 1 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, तो दोनों जब एक साथ चलेंगे तो कितना स्पीड हो जाएगा? 21 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन वही धारा चल रहा है 1 किलोमीटर की रफ्तार से और अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस 20 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 19 किलोमीटर हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया गया है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का। तो करंट का स्पीड हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन, 1 से लेकर 21 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बहुत बार करवा रखा है और अभी मैथ्स का मैं वीडियो भी अपलोड करवा रहा हूं एक अलग फैकल्टी के द्वारा, उसमें भी आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया गया होगा। जिन लोगों ने मेरा वो लेक्चर देखा है मैथ्स का, वो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों अगर n ऑड नंबर का संख्याओं का सम पूछ लिया जाए तो इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। तो n का वैल्यू क्या है? n का वैल्यू है 21, क्योंकि 1 से लेकर 21 तक की संख्याएं हमें निकालनी है। तो 21 प्लस 1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 22, और 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 का स्क्वायर निकाल दो, ये हो जाएगा 121। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन 13 नंबर, 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 25 वर्ग सेंटीमीटर तथा 36 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उनकी संगत भुजाओं में अनुपात क्या होगा? देखिए, एक ट्रायंगल है ABC और एक और ट्रायंगल है PQR, और दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हैं? कॉन्ग्रुएंस हैं, यानी कि एक समान है। तो दोस्तों जब आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होता है ना, तो एक आप यहाँ पर थ्योरम याद रखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल A, एरिया ऑफ ट्रायंगल B, दोनों जो ट्रायंगल का एरिया है ना, वो इसके साइड 1 और साइड 2 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर एरिया क्या है? 25 है और 36 है, तो इसका साइड क्या हो जाएगा? क्रमशः 5 और 6, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन 14 नंबर,
एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। राम ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, तो बताइए कि कुल पूर्णांक कितना था। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और आप इस बार भी देखोगे कि अलग अलग शिफ्टों में बिल्कुल इसी प्रकार के इसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पास होने के लिए 45% नंबर चाहिए और राम को 30% नंबर मिले, तो वो 60 नंबर कम ला पाता है पासिंग नंबर से, यानी कि दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 60 के बराबर होगा। तो अगर 15% बराबर 60 है तो हम यह कह सकते हैं ना कि 100% बराबर क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कुल पूर्णांक कितना है, तो कुल पूर्णांक 100% ही होगा ना, तो 100% का वैल्यू तो ऑलरेडी निकाल चुका है 400, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ऐसा क्वेश्चन मैंने 2021 में देखा है, 2022 में देखा है और 2023 में तो अलग अलग शिफ्टों में रिपीट हुए हैं बार बार ये क्वेश्चन। सो अगर जिन लोगों को भी ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप मेरा पुराना परसेंटेज वगैरह वाला वीडियो देख लेना, सारे लेक्चर्स आपको मैथ्स के एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां पर आपके इस तरह के क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे करवा रखे हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 8 रुपया है, तो धनराशि क्या होगी। जिन लोगों को हिंदी समझने में प्रॉब्लम होती है आप लोग समझ लो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक अमाउंट है, ठीक है, प्रिंसिपल कुछ है वो हमें नहीं पता है, रेट दे दिया गया है 4% का और टाइम दे दिया गया है 2 सालों का, और कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 8 रुपये का है, तो बताइए कि प्रिंसिपल क्या होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन 2023 में जो जनवरी में और मई में एग्जाम हुए हैं दोनों ही बार रिपीट हो चुके हैं, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आने वाले अक्टूबर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आएगा। जिन लोगों को नहीं पता कैसे सॉल्व करते हैं तो आप लोग देख लीजिए। इसका फॉर्मूला है दोस्तों प्रिंसिपल इंटू r डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर इक्वल टू डिफरेंस। अब डिफरेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया गया है वो, तो प्रिंसिपल हमें मालूम नहीं है, ऐसे लिख देंगे r हमारा 4 है, नीचे 100 हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर आप कर दो इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे ना, तो इधर आपका हो जाएगा 8 गुना 100 और गुना 100, क्योंकि 100 का स्क्वायर है यहाँ पर ना, और नीचे में 4 गुना 4। तो अब यहाँ पर प्रिंसिपल इक्वल टू हमें पता चल चुका है, इसे काट दीजिए, 4 से 2 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 50 बार में, और 50 को 100 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 5000, यानी कि दोस्तों प्रिंसिपल हमारा टोटल 5000 रुपये था। पी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। विजय ने एक रेडियो विनय को 10% लाभ पर बेचा, विनय ने इसे विमल को 20% हानि पर बेच दिया तथा विमल ने विनोद को 25% लाभ पर बेच दिया, तो बताइए कि विनोद ने यदि 2750 रुपये इसका मूल्य दिया है तो विजय ने रेडियो को कितने रुपए में खरीदा होगा। तो दोस्तों मानकर चलिए कि विजय ने इस रेडियो को खरीदा होगा 100 रुपये में, तो विजय ने 100 रुपये में रेडियो को खरीदा और विनय को 10% लाभ पर बेच दिया, यानी कि इसे बेचा होगा कितने पर, 110% पर। फिर विनय ने इसे विमल को 20% हानि पर बेच दिया, यानी कि विमल को अब कितने में बेचा होगा, 80% पर, 20% का हानि हो रहा है तो। और फिर विमल ने विनोद को 25% लाभ पर बेच दिया, यानी कि वापस से इसे बेचा होगा 125% पर, तब इसका जो मूल्य है वो 2750 रुपये हो जाता है। अब यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे निकलेगा, तो क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। क्रॉस मल्टीपल करने का मतलब जो हमारा 100 है वो ऊपर में चला जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा, 110 गुना 80 और गुना 125। अब यहाँ पर इन सभी को काट देना है, तो कैसे कटेगा दोस्तों, काटने के लिए यहाँ पर आप सबसे पहले 125 से 2750 को काटिए। ये कटेगा कितने बार में, 22 बार में, 11 से 2 बार में, 11 से 10 बार में, 10 से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 से 1 कटेगा 4 बार में, 4 से 1 कटेगा 25 बार में। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो 25 गुना 100 क्या हो जाएगा, 2500 रुपये हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन 17 नंबर। एक वृत्त पर 4 बिंदु ए बी सी डी इस प्रकार हैं कि वे एक वर्ग एबीसीडी बनाते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल 3850 वर्ग मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है ना, और सर्कल के अंदर में एक आपका ये बन रहा है क्या, ये बन जा रहा है स्क्वायर, और स्क्वायर जो है वो ए बी सी डी इस प्रकार से बन रहा है। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होगा, और साथ में हमें सर्कल का एरिया दे दिया गया है 3850 मीटर। आप एक बात बताइए, ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया ना, क्या यह सर्कल का रेडियस अब है ना, बिल्कुल। चलिए
तो अगर हम रेडियस निकाल लेंगे तो हमारा एरिया भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा वो समझिए। सर्कल का एरिया है 3850 मीटर, यानी कि पाई आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 3850 होगा। पाई की जगह 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 3850, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3850 गुना 7/22। इन दोनों को काट दो तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर क्या निकल के आएगा, इन दोनों को काटने के बाद आर स्क्वायर का वैल्यू निकल कर आएगा दोस्तों 1225। और 1225 किसका स्क्वायर रूट है, तो यह स्क्वायर रूट है 35 का, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने इस रेडियस को इस प्रकार से मिला दिया तो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा सर्कल का डायमीटर हो गया। और अगर आप इसे स्क्वायर के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो यह स्क्वायर का डायगोनल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि दोनों कोण को टच कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो जो डायमीटर है सर्कल का 70 सेंटीमीटर, 35 का डबल कर देंगे डायमीटर के लिए, वही क्या हो गया डायगोनल हो गया स्क्वायर का। और स्क्वायर का अगर आपको एरिया निकालना है डायगोनल का फॉर्मूला यूज करने के लिए, तो इसका फॉर्मूला है हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने हाफ लिख दिया, डायगोनल का स्क्वायर कर दिया, 2 से 1 कट जाएगा 35 बार में, और 35 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर यह आएगा 2450 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात 2/3 है। 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 3/4 होगा। तो बताइए कि पुनीत की वर्तमान आयु क्या है। देखिए, पुनीत है और अप्पू है, इन दोनों का मान के चलो कि अभी एज है 2x/3x। अब कह रहा है कि आज से 3 साल बाद, दैट मीन्स कि इन दोनों में 3 साल और ऐड कर देते हैं तो इनका जो एज का रेशियो है वो 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकाल लें तो हमें पुनीत का एज भी पता चल जाएगा। इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 8x + 12 = 9x + 9। तो इधर 9x इधर आ जाएगा 8x की ओर, तो 8x - 9x = 9 - 12 हो जाएगा। तो -6 = -3, तो x बराबर 3 आ गया। हमें पता करना है पुनीत का एज, तो पुनीत का एज 2x है और x बराबर अगर 3 है तो 2 × 3 कर दो, यानी कि 6 साल पुनीत की वर्तमान आयु है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपको लगभग हर शिफ्ट में एक पूछा हुआ देखने को मिलेगा। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को क्या करना रहता है। क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दिख रहा है ना, जिसमें गुना, डिवाइड, माइनस और प्लस लिखा गया है, और ऊपर कंडीशन दे दिया गया है कि प्लस को हम माइनस समझेंगे, माइनस जहां पर भी होगा वहां पर हम गुना समझेंगे, डिवाइड को हम समझेंगे प्लस और गुना को समझेंगे डिवाइड। तो आपको केवल साइन बदल देना है, आपका आंसर निकल के चला आएगा। 15 × 3 है ना, लेकिन गुना को हम क्या समझ रहे हैं, डिवाइड समझ रहे हैं, तो यहाँ हम /3 लिख देंगे। फिर है /4, लेकिन डिवाइड को हम प्लस समझ रहे हैं तो +4 लिख देंगे। फिर है -6, माइनस को गुना में लिखना है तो गुना 6 कर दिया, और +7 है लेकिन 7 को प्लस को माइनस करना है तो -7 कर दिया। 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो 5, प्लस 4 × 6 24 और -7, तो यह हो जाएगा 29 - 7, यानी कि 22 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। निम्नलिखित 4 में से 3 एक प्रकार समान है, अतः उनका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता। तो देखिए यहाँ पर अगर आप 361 को देखोगे तो 19 का स्क्वायर है, 1331 को देखोगे तो 11 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है, और 729 9 का क्यूब है। आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है चारों में। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ नंबर किसी न किसी संख्या का क्यूब है, जबकि सेकंड नंबर 19 का स्क्वायर है। तो जो बी ऑप्शन है ना वो बाकी ऑप्शन से अलग है, यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 21 नंबर। फ्रेंड शब्द के अक्षरों से कोई एक अक्षर निकाल दिया जाता है तो नए बने शब्द का अर्थ विपरीत हो जाता है। आप बताइए कि निकाला गया अक्षर कौन सा है। एक यहाँ पर वर्ड दे दिया गया है फ्रेंड, इसमें से कोई भी एक लेटर आपको रिमूव कर देना है, जिससे कि जो नया वर्ड बनेगा ना वो फ्रेंड का अपोजिट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इसमें से आर को रिमूव कर देते हो तो नया वर्ड बनेगा फ्रेंड, ठीक है ना। और इसका मतलब होता है दोस्तों दुष्ट व्यक्ति। फ्रेंड का मतलब क्या होता है, दोस्त, और फ्रेंड का मतलब होता है दुष्ट। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 358, ठीक है ना, 358 का मतलब क्या लिखा गया है, प्लीज कम सून। फिर कह रहा है कि 275 का मतलब है यू गो सून, और 867 का मतलब है प्लीज गो देयर।
तो आपको बताना है कि कम का मतलब क्या होगा, कम का वैल्यू यहाँ पर बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपको इन दोनों वाले वर्ड में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, प्लीज कम सून और यू गो सून। तो यहाँ पर आपको एक वर्ड कॉमन दिख रहा होगा जो कि है सून, और इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है तो एक दिख रहा होगा जो कि 5 है। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि सून का मतलब क्या हो गया, 5 हो गया। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, प्लीज और कम में से प्लीज का मतलब पता करना है, जिससे कि हमारा कम का वैल्यू भी फाइंड हो जाए। तो देखिए पहला और तीसरा में आपको क्या क्या कॉमन दिख रहा है, केवल प्लीज ही कॉमन है ना यहाँ पर। और अगर नंबर्स में देखोगे तो केवल 8 कॉमन है, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्लीज का वैल्यू 8 है। और अगर हमें प्लीज और सून दोनों का वैल्यू पता चल गया तो जो कम है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बचा हुआ एक संख्या 3। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 23 नंबर है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीच को इस प्रकार से कोड किया गया है तो स्टडी को कैसे कोड करेंगे। तो देखिए टीच को कोड कैसे किया गया है, VGCEJ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो टी में अगर 2 ऐड करोगे तो वी मिलेगा, ई में 2 ऐड करने पर जी मिलेगा, ए में 2 ऐड करने पर सी में 2 ऐड करने पर ई और एच में 2 ऐड करने पर जे। इसी प्रकार से अगर हम स्टडी का कोड करें तो एस में 2 ऐड करो, एस में 2 ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा, यू, टी में 2 ऐड करने पर वी, यू में 2 ऐड करने पर डब्ल्यू, डी में 2 ऐड करने पर एफ और वाई में 2 ऐड करने पर ए मिलेगा। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाहिनी ओर घूम करके 20 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर घूम करके 30 मीटर चलता है, पुनः अपनी बाईं ओर घूम कर 20 मीटर चलता है, तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं। यह है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब इसमें कह रहा है कि मयंक अपने घर से दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर चलता है। तो मान लो कि मयंक यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ये इसका होम है, और यहाँ से वो साउथ में चल रहा है 25 किलोमीटर। फिर इसके बाद वह दाहिने ओर मिलता है, यानी कि राइट मुड़ने के बाद 20 मीटर चलता है, तो इधर मुड़ करके वो 20 मीटर चलेगा। फिर उसके बाद वो अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी कि नीचे की ओर, और यहाँ मुड़ करके वो 30 मीटर चलता है। फिर इसके बाद पुनः वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है और बाईं ओर मुड़ करके फिर से वो 20 मीटर चलता है। तो बताइए कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ से चलना प्रारंभ किया था और यहाँ आकर रुक गया है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 25 मीटर यहाँ पर हो गया और 30 मीटर यहाँ पर हो गया। तो दोनों को ऐड कर दोगे तो इसका डिस्टेंस आ जाएगा 55 मीटर का। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ए डी के बाईं ओर और बी की दाईं ओर है, ई बी की बाईं ओर है परंतु सी के दाईं ओर है। दोनों छोरों पर कौन बैठे हुए हैं आपको बताना है। टोटल 5 लोग बैठे हुए हैं ना, और क्या कह रहा है कि ए जो है वो डी के बाईं ओर है। तो मान लो कि डी अगर यहाँ पर है तो ए कहीं पर भी इसके लेफ्ट में यहाँ पर होगा, और क्या कह रहा है कि जो ए है वो बी के दाईं ओर है, यानी कि बी इधर होगा तभी तो इसके राइट में कहीं पर यहाँ पर होगा ये। फिर कह रहा है कि ई बी के बाईं ओर है, यानी कि बी के लेफ्ट में कहीं पर भी ई होगा, परंतु सी के दाईं ओर है, यानी कि इसके यहाँ पर क्या होगा, सी होना चाहिए। तो दोनों छोरों पर कौन बैठा है, एक छोर पर सी है और दूसरे पर डी है, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जो दोनों कॉर्नर हैं वहां पर सी और डी दोनों बैठेंगे। सॉरी, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 26 नंबर। बगल में बैठी एक महिला को देखकर अमित ने कहा, वह मेरी पत्नी के पति की बहन है। तो महिला का अमित से क्या संबंध है। देखिए अमित क्या कह रहा है, अमित कह रहा है कि वह जो महिला बैठी हुई है ना वो मेरी पत्नी के पति, यानी कि अगर उसकी पत्नी की पति के बारे में बात की जा रही है, यानी कि अमित खुद के बारे में बात क्या रहा है, और कह रहा है कि अमित के खुद की ये महिला जो है वो बहन लगती है। तो बताइए कि महिला का अमित से क्या संबंध है। तो यहाँ पर डेफिनेटली बहन का ही संबंध होगा। सो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। नॉन वर्बल क्वेश्चन यहाँ पर है। देखिए इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा फिगर आने वाला है। तो देखते हैं ये वाला सीरीज कैसे आगे बढ़ रहा है। ये जो आपको 4 बॉक्स वाला स्क्वायर दिख रहा है ना, ये यहाँ पर आ गया है। जो आपको इस प्रकार से क्रॉस साइन वाला दिख रहा है ना वो नीचे की ओर आ गया है, और ये जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना वो इधर की ओर चला गया है। यानी कि दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एक स्टेप आगे मूव करते जा रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो अब कैसा बनेगा नया फिगर, ये ऊपर में आ जाएगा, इस प्रकार का लाइनिंग आ जाएगा। ये जो था ना वो आगे मूव करके चला जाएगा, यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, और ये जो स्क्वायर वाला है वो आपका नीचे चला आएगा इस प्रकार से। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला फिगर है, इसमें
जिस प्रकार से पहला फिगर दूसरे से संबंधित है उसी प्रकार से इससे कौन संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर एक सर्कल है ना जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन इस सर्कल को टोटल 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। सिंपली इसमें एक ब्लैंक स्क्वायर है, तो अब जो अगला फिगर आएगा ना उसमें हम इसे क्या करेंगे 8 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो 8 पार्ट में डिवाइड किया हुआ केवल एक ही फिगर है जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। सो गाइज इतने ही क्वेश्चन आज टाइप हो पाए थे इस पीडीएफ में जो मैंने आपको करवा दिया है। अगर आपको यह मॉक टेस्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अलग अलग ग्रुप्स में शेयर करें। साथ ही में दोस्तों अगर आप आने वाले एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर्स का ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो बेस्ट 1000 क्वेश्चंस का ई बुक परचेज करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9430042848 पर मैसेज कर देना। यहाँ पर आप सभी के साथ मैं ई बुक का पीडीएफ शेयर कर दूंगा। सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जो नए कैंडिडेट हैं जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।